Hello everyone, good evening to all of you. My name is जैश और इसके पहले इकोनॉमी के टॉपिक्स पे काफ़ी डिस्कशन और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स पे काफ़ी वीडियोस बने थे और आज जो है एक न्यू टॉपिक के साथ जो है इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन। वेलकम टू मॉडर्न तक्षशिला, डेवलप योर विज़न। और हम सभी आपको जो है अपडेट करते रहते हैं। रिसेंट ईएसआईसी की वैकेंसी आई है, यूडीसी, एमटीएस, और ये तो आपने फॉर्म फिल किया होगा, इसका तो एडमिट कार्ड भी आ गया है। और रिसेंटली सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी आई है। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके मुताबिक है तो आप जो है इसकी नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर और फॉर्म को जल्द से जल्द जो है आप फिल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन इकनॉमी का और इन्फ्लेशन, जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे इसको हम ब्रीफ में इसको पढ़ेंगे। और हमारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक है, उसमें आप जो है अपने जो भी सुझाव हैं वो बताइएगा और दिए गए नंबर्स पे आप जो है कॉल करके उसकी जानकारी क्लासेस की आप जो है आप पता करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या है कंटेंट्स में। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन, जैसा कि आप सभी को इससे आप भली भांति परिचित होंगे। इन्फ्लेशन जो है एक टॉपिक ना हो कि सिचुएशन इकनॉमी की, तो इसके बारे में हम सभी कहीं ना कहीं फुलफ़िल भी कर रहे हैं अपने आप को। महंगाई का दौर जो है वो देश में चल रहा है, काफ़ी चीज़ों के सामान के दाम बढ़े हुए हैं। हम और आप चूँकि मार्केट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, चीज़ों को परचेज कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम समझ पा रहे होंगे। तो इन्फ्लेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक ओवरव्यू है क्या क्या हमें पढ़ना है इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन के टाइप्स पढ़ने हैं, कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, कोर सेक्टर्स क्या क्या हैं, और मेनली जो दो इसके इंडेक्सेस हैं जिस पे मेज़र किया जाता है, एक है आपका सीपीआई और एक है आपका डब्ल्यूपीआई। तो मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई का हो गया, और डब्ल्यूपीआई का है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। जैसा कि इसके फुल फॉर्म में स्पष्ट है, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, हम और आप जैसे सभी लोग। होलसेल की जब बात कर रहे हैं तो थोक की बात कर रहे हैं। तो सही जो इन्फ्लेशन जो रेट अगर हमें पता करना है तो सीपीआई के जो आंकड़े होंगे वो जो है सबसे विश्वस्त माने जाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर जब तक अपनी परचेजिंग पावर के अनुसार जो है मार्केट में परचेज नहीं करेगा। जैसे कि इन्फ्लेशन में एक टर्म आता है, यूज़ किया जाता है पीपीपी, और इसका फुल फॉर्म है आपका परचेजिंग पावर परचेजिंग 1 मिनट परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, ये आप देख ही रहे हैं आजकल में कुछ यहाँ पे फोटो जो हैं पिक्चर्स हैं, ये दाल हैं, डिफरेंट जो हैं पल्सेस वगैरह के हैं, पल्सेस हैं। इसमें कुछ ग्राम है, कुछ मटर है, सोयाबीन है, दाल भी है। तो आज की डेट में दाम जो है बढ़े हुए हैं। तो टाइप्स मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कोर सेक्टर्स और सीपीआई डब्ल्यूपीआई में मैंने आपको दो चीज़ें बताई, फुल फॉर्म कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक टर्म है पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। परचेजिंग पावर आपकी तब बढ़ेगी जब आपके पास पैसे होंगे, तब मार्केट में सामान को आप परचेस करेंगे सही सही से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामान के दाम काफ़ी बढ़े हुए होते हैं, उसके मैं आगे आपको बताऊंगा टाइप्स में। मेनली जो टाइप्स है वो आपका डिमांड पुल और कॉस्ट पुश के रूप में हम जो जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 1 मिनट। आगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है, देखिए डेफिनेशन है। डेफिनेशन है, क्या लिखा हुआ है, द सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति, वेयर द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेज, जब सामानों का दाम बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात, जब सामानों का दाम बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी आपकी वो फॉल होगी या डिक्रीज होगी, है ना। तो इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन के समय में होता क्या है? देखिए, इन्फ्लेशन के समय क्या होता है, प्राइस आपका ये बढ़ा, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड क्या होगा, कम होगा। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा। जो डिमांड पहले 10 का था, वो अगर वो डिमांड घट के 8 हो जाएगा, तो डिमांड कम होने से इसकी आउटपुट ये मिलेगा कि जो कंपनीज हैं या जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोगों को कम रखना स्टार्ट कर देंगे। तो प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हुआ, डिमांड कम होने से आपकी इसकी लेबर डिमांड भी कम होगा, लेबर सप्लाई भी कम हो जाएगी, और क्या बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ड्यू टू प्राइस, अगर किसी भी सामान का अगर प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, फाइनली आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, बेरोजगारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बेरोजगारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो किसी भी देश की इकोनॉमी में बढ़ती हुई महंगाई, और बढ़ती हुई महंगाई का जो प्रभाव है बढ़ती हुई बेरोजगारी में अगर ज़्यादा दिखेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो देश का जो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो जो है वो आपका अपवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड के सिचुएशन में चल रहा है। और उसमें प्रभावी तरीके से उस कंट्री की गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे हम सामानों के दाम को स्टेबल करें और लोगों के जीवन में जो उनका जीवन स्तर है उसको हम कैसे सुधारें। तो सिंपल मीनिंग है, आप सभी जानते होंगे इसका डेफिनेशन में फिर से रिपेयर पढ़ के बता रहा हूँ। द सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी वेयर द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस एंड एट द सेम टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस या फॉलिंग। चलिए, उसके बाद आते हैं, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ता हुआ रहेगा तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो उससे बहुत ज़्यादा महंगाई की भी संभावना है। और महंगाई जब बढ़ेगी मनी सप्लाई बढ़ेगा और बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो आप ये चीज़ और जान लीजिए, हाइपर इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी एक टर्म निकल के आता है आपका स्टैगफ्लेशन का। स्टैगफ्लेशन मतलब होता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। और एक टर्म हो गया आपका इन्फ्लेशन के साथ अगर हम रिसेशन को भी ऐड कर दें, तो भी क्या हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन। तो दोनों ही टर्म्स में स्टैगफ्लेशन इसकी जो है जवाब होगा। और हाइपर इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट तो भी स्टैगफ्लेशन, और इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन तो भी जो है स्टैगफ्लेशन। टाइप्स में अब हम चर्चा करेंगे। टाइप्स क्या लिखा हुआ है, देखिए, पहला आपका है इसमें डिमांड पुल, और दूसरा है कॉस्ट पुश। डिमांड पुल और कॉस्ट पुश, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। ठीक है, तो डिमांड पुल और कॉस्ट पुश को हम अभी डिफाइन करेंगे। ठीक है, आने वाली स्लाइड्स में उसकी मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि ये जो नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं, कोर सेक्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। आप ये जान लीजिए कि टोटल आप 8 सेक्टर भले देख रहे हो, लेकिन ये 8 सेक्टर्स, इससे ये पता चलता है कि इकोनॉमी में हमारा प्लस है या माइनस है। इन 8 सेक्टर में अगर प्रोडक्शन, इन 8 सेक्टर का अगर प्रोडक्शन जो है वो अगर गिरा हुआ स्तर पे पाया जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी हमारी काफ़ी सुस्त है। क्योंकि कोर वर्ड का मतलब क्या होता है, कोर का मतलब ही होता है क्या, कोर का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेटवर्किंग चीज़ें, जिसमें डिनोट किया जाता है इकोनॉमी को लेकर। अगर ये कोर वर्ड अगर बैंकिंग में होगा तो यानी कि नेटवर्किंग ऑफ ब्रांचेस। अगर ये कोर सेक्टर्स हैं तो दिए हुए 8 सेक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया गया है। कोर सेक्टर्स से के लिए जानने से पहले एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि इसके लिए अलग से इंडेक्स है जिसका नाम है IIP। इसका फुल फॉर्म है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन।
मैंने कोर सेक्टर्स को पहले यहाँ शामिल कर दिया है। वैसे अगर इन्फ्लेशन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसके टाइप्स वगैरह मैं आगे उसको मेंशन किया मैंने, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कोर सेक्टर्स थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए उसको मैंने पहले कर दिया कि आप उसको पहले देख पाएँ। तो 8 सेक्टर्स हैं मेनली, और इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोर सेक्टर्स हैं। तो गवर्नमेंट की बिल्कुल कोशिश होती है कि कोर सेक्टर्स में जो दिए हुए सेक्टर्स हैं इनका प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा रहे। इसके लिए अलग से इंडेक्स है जो मैंने बताया, IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये आप इंपॉर्टेंट समझिए। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये, इसके लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, NSO है, जो इसको एस्टिमेट करता है। इसको पहले हम CSO के नाम से जानते थे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो गया है इसका नाम, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इंडेक्स, कोई पूछेगा आपसे कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड बाय, तो आंसर क्या होगा, NSO होगा। ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन आपका ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि NSO तो ये डिपार्टमेंट हो गया, संस्था हो गई जो इसको एस्टिमेट कर रही है। मिनिस्ट्री क्या है, तो मिनिस्ट्री है आपकी MOSPI, स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके, IIP एस्टिमेट और अंडर विच मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो 8 कोर सेक्टर्स, पहला हो गया आपका स्टील है, कोल है, सीमेंट है, रिफाइनिंग प्रोडक्ट्स है, नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर्स है, क्रूड ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये 8 सेक्टर्स को शामिल किया गया है। कोर सेक्टर्स में 8 सेक्टर्स हैं, इसको याद कर लीजिए। इसके लिए IIP अलग से इंडेक्स है। इसी से एक मामला और एक और टर्म आके निकल के आपका आएगा, और वो रहेगा, एक मिनट, वो रहेगा आपका कोर इन्फ्लेशन। और कोर इन्फ्लेशन में फिलहाल आप इतनी बस जानकारी रखिए, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें फूड और एनर्जी सेक्टर्स को शामिल नहीं किया जाता। ये फूड और एनर्जी सेक्टर जो हैं इससे क्या रहते हैं, एक्सक्लूड किए जाते हैं। फूड और एनर्जी सेक्टर्स को कोर इन्फ्लेशन में शामिल नहीं किया जाता। ठीक है। कोर इन्फ्लेशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि कोर सेक्टर्स अब मैंने आपको बताया। तो फूड एनर्जी को अगर आप बाहर रखेंगे तो आप सही तरीके से कोर इन्फ्लेशन का जो अपोजिट जो टर्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन, क्या बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। बहुत सारे टर्म्स हैं, कितना बताया जाए, फिर भी जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। जो भी इसके बारे में और अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है अपने कमेंट्स बताइएगा, उस पर भी जो है उसका रिवर्ट बताया जाएगा। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन इसका अपोजिट के थ्रू है। चलिए, तो कोर सेक्टर्स मैंने आपको बता दिया, इसको आप याद रख लीजिएगा। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन IIP, एस्टिमेट और मिनिस्ट्री, ये सब A1 लाइन क्वेश्चन हैं। और आगे बढ़ते हैं। कोर सेक्टर्स के बाद क्या है, ये रहा आपका स्टेजेस, जो पहले होना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैंने कोर सेक्टर्स को पहले शामिल कर दिया था। तो ये है आपका क्रिपिंग, ये है आपका ट्रॉटिंग, ये है आपका गैलोपिंग, और ये है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि इन्फ्लेशन रेट बिटवीन 0 to 3%, देन व्हाट इज़ कॉल्ड ट्रॉटिंग 3 to 10। तो क्रिपिंग इन्फ्लेशन जो है वो 0% से 3% के बीच में रहेगा, तो उसको क्रिपिंग इन्फ्लेशन, क्रिपिंग जो स्टेज है उसका नाम दिया जाता है। ट्रॉटिंग का मतलब हो गया 3 to 10, ट्रॉटिंग को हम लोग रनिंग और वॉकिंग भी कहते हैं। गैलोपिंग 10 to 20%। सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म आपका जो लास्ट वाला है वो है आपका हाइपर इन्फ्लेशन। क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब हो गया एबव 20%। यानी हाइपर इन्फ्लेशन के साथ जिस देश में जितना ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी उस देश में उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट। तो किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो अच्छा नहीं है, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टेज में आपको बस याद रखने हैं कि किस स्टेज को किस परसेंट के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं।
तो क्रीपिंग 0 to 3%, ट्रॉटिंग 3 to 10, गैलोपिंग 10 to 20 और हाइपर इन्फ्लेशन एबव 20%। चलिए यहीं पर मैं काफ़ी स्पेस भी है यहाँ पर, यही मैं आपको जो वहाँ पे टाइप्स था इन्फ्लेशन का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू। तो पहला वहाँ पे क्या था, डिमांड पुल इन्फ्लेशन था। दूसरा क्या था, कॉस्ट पुश था। इसी में आंसर है बस। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होगा? मैं पहले भी कहा हूँ कि इन्फ्लेशन जो है एक कोई टॉपिक न समझकर इसको एक सिचुएशन समझिए मार्केट का, और इन दोनों का इसका कोई डेफिनेशन नहीं हो सकता, सिर्फ मीनिंग हम यहाँ बता सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन को सिर्फ इंग्लिश में आप यहाँ पे संदर्भित कर सकते हैं। तो डिमांड पुल यानी डिमांड कब हो सकता है? तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डिमांड फुल इन्फ्लेशन, डिमांड फुल इन्फ्लेशन का क्या कारण है, तो जाहिर सी बात है क्या कारण है, इंक्रीज इन, याद कर लीजिएगा जहाँ भी ये मेंशन हो ऑप्शन में, इसको आप जो है टिक कर लीजिएगा, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, बस ये याद रखिएगा। जाहिर सी बात है एग्रीगेट डिमांड, जब एग्रीगेट जो है, जब डिमांड एग्रीगेट काफ़ी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो इससे क्या बढ़ेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बढ़ेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भी जो है बढ़ोतरी होगी, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, तो उस पर व्यय बढ़ेगा, पब्लिक का पैसा खर्च होगा। तो इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड और आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दो अगर आपको ऑप्शन अगर डिमांड पुल के कॉज में अगर कहीं दिए गए हों तो इन दोनों पे आप टिक कर सकते हैं, जैसा विकल्प हो वैसा आपका आंसर होना चाहिए। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? आप सोच रहे होंगे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सर नहीं बताया। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है रेफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। मैंने फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एग्रीगेट डिमांड का मतलब हो गया, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। तो टोटल डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी यानी टोटल यानी आउटपुट यानी कि एग्रीगेट की बात की जा रही है। अगर वो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। तो ये इसका मेन कॉज है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। एक सही समय तक ये भी अच्छा होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिमांड जब हम अगर हमारी ज़्यादा है और हमारा सैलरी भी अच्छा है, तो उस डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट में एक मार्जिनल अगर इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ाया जाए तो ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। जब वो मार्जिन एक तय रेशियो से ज़्यादा होकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसका प्रभाव सभी पे पड़ेगा, हम आप या सभी तरह के लोगों पर पड़ेगा। लेकिन मार्जिनल किसी चीज़ में अगर थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है और हमारी सैलरी अच्छी है, इनकम अच्छी है, तो लोगों पे उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। दूसरा जो है कॉस्ट पुश, ये तो कह सकते हैं कि ज़्यादा इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो कॉस्ट पुश, जैसा कि इसके नेम में ही मेंशन है, कॉस्ट, किसका कॉस्ट? तो अगर आप समझिए कि किसी भी चीज़ के अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, अगर आप किसी भी चीज़ का, अगर आप कंपनी अगर आप चला रहे हैं तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए। क्या चाहिए, रॉ मटेरियल्स। वह सबसे पहले तो लैंड चाहिए, फिर लेबर चाहिए, फिर आपको उसके बाद फिर आपको कैपिटल चाहिए, फिर आप जाके एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सकते हैं। खैर वो पार्ट नेशनल इनकम का है। यहाँ बात हो रही है कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको चाहिए रॉ मटेरियल्स। तो अगर किसी भी चीज़ की आउटपुट में, जो उसका फाइनल आउटपुट जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं, अगर रॉ मटेरियल का अगर जो इनपुट कॉस्ट है, मैं आउटपुट लिखने जा रहा था, अगर इनपुट कॉस्ट, अगर जो इनपुट कॉस्ट है किसी भी रॉ मटेरियल्स का, अगर वो बढ़ रहा है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है, तो इनपुट कॉस्ट के बढ़ने से उसका आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ा हुआ रहेगा। अगर रॉ मटेरियल का इनपुट कॉस्ट किसी भी कॉपी में अगर आप पेजेस का आप देखते हैं, उसका इनपुट कॉस्ट जो पहले 50 पैसा था तो कॉपी 10 रुपये की मिल रही थी। 50 पैसे से अगर 1 रुपये उसका पेज का पर यूनिट पर पेज का दाम हो गया है, तो कॉपी की कीमत भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और आपकी इनकम अगर उस वक्त अगर सही नहीं है, मार्केट में कंडीशन अच्छी नहीं है, या इस कंडीशन में हमारी सेविंग भी क्या होती है, वो खर्च होती है। तो कहने का मतलब हो गया कि कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन को एक और हम नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, या सप्लाई, एक मिनट मैं लिख दे रहा हूं, सप्लाई सप्लाई साइड
तो मैं फिर से मेंशन कर दे रहा हूँ, स्ट्रेस हमने बताया। टाइप्स में मैंने दो चीज़ों को यहाँ मेंशन किया, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। राइटिंग में मत जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इशू है कि थोड़ा सा ये स्कीप हो जा रहा है। तो डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। तो डिमांड पुल में मैंने कहा इसके मेन कॉजेज क्या है, इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड और इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये जहाँ पे जैसे ऑप्शंस हो उसको आप टिक करिएगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, किसी भी रॉ मटेरियल का अगर इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ता है तो बढ़ी हुई कीमत पर उसको पब्लिक को परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल द फर्स्ट स्टेप टू द प्रोडक्शन यूनिट्स। तो रॉ मटेरियल के बिना हर चीज़ जो अधूरी है। अगर शुगर केन का अगर दाम बढ़ेगा तो चीनी या उससे जितनी चीज़ें बनती हैं शुगर केन से सबका दाम बढ़े हुए बढ़ा हुआ हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अब हम लोग जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मिनट, चलिए यहीं पे देखते हैं, ये बार बार थोड़ी दिक्कत हो जा रही है। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे स्लाइड आएगी, जो स्लाइड में जो चीज़ें हैं मैं उसको यहीं पे बता दे रहा हूँ। तो यही है। हाँ चलिए, कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन नेक्स्ट स्लाइड थी। तो कॉजेज़ का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन के क्या कारण हैं, आप सभी को पता होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का बढ़ना, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और लास्ट एक है आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग। आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, बस वो उससे डिनोट होने चाहिए। महंगाई या बढ़ती हुई मनी सप्लाई, अगर मार्केट में मनी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और इसी को हमें अगर कंट्रोल करना हो, तो प्रीवियस जो क्लास हमने बताई थी मॉनेटरी पॉलिसी की, तो हमने कहा था कि मार्केट में मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए ही आरबीआई बहुत सारे अपने टूल्स को यूज़ करता है। तो मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी तो मनी सप्लाई को हम कैसे ऑब्जॉर्व करेंगे, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ेगी तो सभी के पास पर्याप्त पैसे हों, और पर्याप्त पैसे हों तो आपको दिक्कत नहीं है, सामान का दाम कुछ भी हो। तो इससे जो दुकानदार हैं, जो जितने सारे जो बिजनेस जो फर्म्स हैं, जितने सारे व्यवस्थाएं हैं, वो चरमरा जाएंगे। आपके पास पैसा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में किसी भी स्तर पे सामान बिक रही है, उसमें अगर सामान का दाम अगर बढ़ा देंगे तो एक और ज़्यादा इनइक्वलिटी क्या होगी, देश में बढ़ेगी। इनइक्वलिटी का मतलब क्या हो गया, इनकम और वेल्थ में डिस्पैरिटी, इनकम और वेल्थ में डिस्पैरिटी, इनकम एंड वेल्थ में डिस्पैरिटी, यानी क्या, असमानता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, असमानता। कहीं कहीं पे इसको शॉर्ट में ईडीएस लिखते हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। बढ़ती हुई जनसंख्या, भाई बढ़ती हुई जनसंख्या का प्रभाव तो किसी भी देश के विकास पे पड़ना ही है, क्योंकि वो जनसंख्या बढ़ेगी, रिसोर्सेज कम है हमारे पास, लोगों तक उसको कैसे पहुंचाएंगे, ये सबसे बड़ी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई मनी सप्लाई, खर्च बढ़ेगा, इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक अगर खर्च बढ़ेगा, बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, तो बढ़ता हुआ खर्च भी होगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि इन्फ्लेशन के कारण इस प्रभाव से जो है बिल्कुल इसमें शामिल है। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और लास्ट है आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये आप समझ ही रहे हैं, डेफिसिट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, घाटा। क्या होता है डेफिसिट वर्ड का मतलब ही होता है आपका घाटा, लॉस। ठीक है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग में होता क्या है, इसमें आपका क्या होता है, आय के साधन कम और खर्च ज़्यादा। तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग है। गवर्नमेंट इस चीज़ में अपनी पॉलिसी क्रिएट करता है जिससे डेफिसिट फाइनेंसिंग को हम मैनेज कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ। जैसा कि मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे आप मान लीजिए कि कोई आपसे पूछे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मनी सप्लाई के लिए बहुत सारे आरबीआई के पास टूल्स हैं। तो अगर उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर अगर ये कह लें, कोई आप ही अगर पूछ लें मुझसे कि क्या ऐसे कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं, मतलब मेजर्स टू कंट्रोल, मेजर्स
मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इसमें बेस्ट जाहिर सी बात है जो हमने उसमें बताया था आपको, मॉनेटरी पॉलिसी एक मॉनेटरी मेजर्स हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका मॉनेटरी मेजर्स, एक हो जाएगा मॉनेटरी मेजर्स, और एक हो जाएगा आपका फिस्कल मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स और फिस्कल मेजर्स, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल मेजर्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें रेट्स वगैरह आपके बढ़ेंगे। फिस्कल मेजर्स में 3 चीज़ें आती हैं, क्या क्या आता है? तो फिस्कल मेजर्स में क्या क्या आता है देख लीजिए। पहला आपका इसमें आता है टैक्सेशन, पहला आता है टैक्सेशन। दूसरा आता है खर्च पे कटौती, कट इन एक्सपेंडिचर, कट इन एक्सपेंडिचर। और तीसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक डेप्ट, पब्लिक डेप्ट और पब्लिक बोरोइंग। ये चीज़ें हो गई। तो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में मेनली मैंने 5 को यहाँ पे डिनोट किया है, बाकी आप जो है अपने तरीके से भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। मनी सप्लाई को लेके मैंने बताया कि क्या कंट्रोलिंग प्रोविजंस हैं, तो कैसे कंट्रोल करेंगे। तो 2 मेजर्स हैं मेनली, एक है मॉनेटरी मेजर्स, दूसरा है फिस्कल मेजर्स। एक आरबीआई इसको करता है रेगुलेट या कंट्रोल, और दूसरा आपका फिस्कल मेजर्स है। फिस्कल का मतलब होता है राजकोषीय, यानी कैसे गवर्नमेंट का खजाना हम भरें। टैक्सेशन अगर बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट होगी, गवर्नमेंट अपने खर्च में कटौती करेगा तो कहीं ना कहीं पैसा वो सेव हो रहा है। और तीसरा है कि पब्लिक के पास जो मनी का फ्लो है उसको कैसे हम उधार के रूप में पब्लिक से लेकर और उन्हीं को एक तय सीमा के बाद जो है उनको हम एक विद रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वापस करें। तो एक तय सीमा में जब अगर मान लीजिए कि अगर मनी सप्लाई बढ़ी है और उसको हमें एब्जॉर्व करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट की जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें वो ब्याज की दरें बढ़ा देगा, जिससे पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत वो पैसा आ जाएगा। और एक तय सीमा जो भी पब्लिक चाहती हो, कितने समय के लिए वो इन्वेस्ट कर रही है, बोरोइंग गवर्नमेंट को बोरो कर रही है, तो वो आप गवर्नमेंट से पैसा वापस जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज के साथ आप ले सकते हैं। तो ये सब कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है, और कहीं ना कहीं आरबीआई और गवर्नमेंट की जो है जिम्मेदारी है कि प्राइस स्टेबल हो। सामानों के दाम अगर स्टेबल होंगे तो आय और जो इनकम और वेल्थ की जो डिस्पैरिटी है वो स्टेबल जो है कह सकते हैं। मार्केट हमारा फाइनेंशियली इकोनॉमिकली अगर रूप से अगर स्टेबल रहेगा तो कहीं ना कहीं सामानों के दाम जो है वो नहीं बढ़ेंगे, पॉलिसीज अच्छी रहेंगी, कोई भी आम आदमी को लूटेगा नहीं। जो रिटेल इन्फ्लेशन हो या किसी भी तरह का इन्फ्लेशन रेट हो, कम से कम में ये हमारी कोशिश ये होनी चाहिए गवर्नमेंट से और आरबीआई से, या उनको ये सोचना चाहिए कि जो बेसिक जो चीज़ है जिसका डेली हम सभी सेवन कर रहे हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो गई, चाहे वो आपका क्रूड ऑयल की बात हो गई, चाहे वो आपके मस्टर्ड ऑयल जो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, रिफ़ाइन हो गया। रिफ़ाइन तो खैर छोड़ दीजिए, मस्टर्ड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, 200 रुपये से भी ऊपर पहुंच चुके हैं अभी। और पल्सेस के रेट्स बीच में काफ़ी महंगे थे, अभी थोड़े कम हुए हैं। तो ये सब वजह है, जो बेसिक जो चीज़ है, कम से कम रोटी सब्जी दाल चावल जो आदमी डेली भोजन करता है, इसके दाम जो स्टेबल रहने चाहिए। और जो डेली जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, गाड़ी है, तो भाई जाहिर सी बात है पेट्रोल के बिना तो चलेगी नहीं, पानी से चलेगी नहीं वो, तो पेट्रोल से अगर चलेगी तो उसका दाम अगर स्टेबल रहेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को एक इसका रियायत मिलेगा। एक चीज़ और, पहले वाले ओवरव्यू में एक टर्म था हमारा CPI और WPI, तो उसके बारे में मैं यही थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बाकी जब कभी इस पर और जब पार्ट 2 बनेगा आपका इन्फ्लेशन का, पार्ट 2 मतलब कोई मूवी की बात नहीं हो रही है, पार्ट 2 मतलब आपका इसका, ये तो बड़ा टॉपिक है, आप समझ ही रहे हैं, टर्म्स वगैरह भी हैं इसमें। तो आज हमने एक ऐसे ही एक नॉर्मल एक आपको एक इंट्रोड्यूस किया है इस टर्म से, टॉपिक क्या होता है, कैसे क्या होता है, थोड़ा बहुत समझिए। बाकी ब्रीफ डिस्कशन जो है उस पर आप कभी आप कहेंगे तो उस पर वीडियो बन जाएगा, और नहीं तो फिर जो है उसका जो पार्ट 2 जो होगा जो बजट को लेकर है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं जो है एक वीडियो बनाकर आपके सामने रखूँगा।
तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक चीज़ उसको डिस्कस करने के लिए देखिए वो हमारा है, एक मिनट, देखिए एक हमने कहा था CPI, और मैंने क्या कहा, इसका फुल फॉर्म क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। बाकी मैंने चर्चा करी दी आपसे, कंज्यूमर है के लिए है ज़्यादा, इसमें रियलिटी पता चलती है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये कौन एस्टिमेट करता है, फिलहाल तो ये समझिए एग्जाम वाले क्वेश्चन। तो CPI एस्टिमेट करता है NSO, और इसके लिए भी कौन सा मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एक और इंडेक्स तो मैंने बताया था WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स। इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट एस्टिमेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। और इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इसके लिए मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड क्या, इंडस्ट्री। तो फिलहाल आप ये याद रखिए। और CPI और WPI का जो है बेस ईयर वो आपको बता दे रहा हूँ। बेस ईयर जो है वो है 2011-12 चल रहा है। बेस ईयर क्या होता है, आधार वर्ष जिसको कहते हैं हिंदी में। बेस ईयर उस ईयर को हम मान के चलते हैं जिस ईयर में जो जनरल जो प्राइस लेवल है उसके में काफ़ी उतार चढ़ाव न देखने को मिला हो। तो बेस ईयर को भी चेंज करके जो है एक आंकड़े जो है उसको चेंज किए जा सकते हैं। तो आने वाले समय में जो बेस ईयर है वो 2014-15 जहाँ तक मेरी जानकारी है वो होने वाला है। फिलहाल बेस ईयर को पूछेगा आपसे तो 11-12 है। बेस ईयर को भी कौन एस्टिमेट करता है, तो NSO, जो पहले CSO करता था। यानी NSO के दो काम हो गए फिलहाल, एक बेस ईयर को एस्टिमेट करना और नेशनल इनकम को भी एस्टिमेट कौन करता है, तो NSO करता है। ठीक है, तो ये रहा एक मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे एक जो है वीडियो बनाया और आपके सामने रखा इन्फ्लेशन में। तो इसमें जो भी टॉपिक्स थे एक बार जो है इसको आप देख लीजिएगा, जो भी आपको लगे इस चीज़ में आप अपने पॉइंट यहाँ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा क्लास ये आप मुझे बताइएगा। थोड़ी राइटिंग आज थोड़ी सी जो है थोड़ी सी अजीब आपको लग रही होगी, ठीक है, तो इसलिए मैंने बहुत स्लोली पढ़ाया है ताकि जो वहाँ पे समझ में ना आए, जो मैं बोल रहा हूँ वही मैंने लिखा है, तो वो चीज़ आपको समझ में आए, कम से कम जो मैं कह रहा हूँ आप तक पहुँचे। और वैसे कुछ आपको अगर कुछ नोट्स चाहिए तो आप जो है बिल्कुल आप उस चीज़ को आप मेंशन करिएगा और वो आपको जो है सेंड कर दी जाएगी ग्रुप में। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोग, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ क्या क्या डिस्कस हुआ। इन्फ्लेशन की हमने मीनिंग डिस्कस की है, होता है क्या, जाहिर सी बात है सामानों का दाम बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी वो गिरेगी। इन्फ्लेशन का अपोजिट क्या है, डिफ्लेशन है, उसमें सामानों का दाम कम होगा तो वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन में गिरती है, वैल्यू ऑफ मनी फॉल या डिक्रीज। उसके बाद टाइप्स हमने देखा, टाइप्स में मेनली दो, डिमांड और कॉस्ट। स्टेजेस 4 मैंने बताए। उसके बाद कॉजेज आप जान ही रहे हैं, क्या कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं, RBI और गवर्नमेंट थ्रू मॉनेटरी मेजर्स एंड फिजिकल मेजर्स हो गया। और उसके बाद आपका कोर सेक्टर्स मैंने बताया, कोर इन्फ्लेशन बताया, CPI WPI थोड़ा बाद में मैंने आपको डिस्कस किया। तो ये क्लास कैसी लगी या मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हमारे अगर आप ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल करें, या एक बार अगर आप विज़िट करेंगे तो ज़्यादा आपको ब्रीफ तरीके से इंक्वायरी की जाएगी। और करेंट टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो आप जो है आप अपने विचार बताइएगा। और कुछ अगर मैं देख रहा हूँ, एक मिनट, कुछ और तो मेंशन नहीं करना है इसमें। तो आज की क्लास के बारे में जो है आप अपने कमेंट बताइएगा। और जो मैंने स्टार्टिंग में ESIC के बारे में मेंशन किया था कि उसकी जो है वैकेंसी अभी आई है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की, तो वो आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस की वैकेंसी भी आई है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तो फॉर्म बिल्कुल भरिए। ये ना सोचिए कि होगा नहीं होगा, वो तो बात की चीज़ें हैं। प्रिपरेशन अगर हमारी है तो हमें उसका टेस्ट देना चाहिए, एज अ टेस्ट आप दीजिए। एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्वेश्चंस को फेस टू फेस करेंगे
किसी और एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर रिपीट होगा तो कहीं ना कहीं वो उसकी हेल्पफुल होती है। तो जैसा हो आप जो है मुझे इस बारे में बताइएगा। थैंक यू। कंट्रोल। शिफ्ट